17 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल टॉपिक में लेकर आया हूँ, स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी मेंस एग्जामिनेशन में। इसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन, आपको हर साल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ कड़वी सच्चाइयों के बारे में भी बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी हॉबी को, अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं या फिर कर देते हैं, और अपने प्रोफेशन की वजह से अपने प्राणों की आहुति भी दे देना, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं। उसमें से एक थे डेनिश सिद्दीकी, भारत के फोटो जर्नलिस्ट, दुनिया भर में मशहूर फोटो जर्नलिस्ट डेनिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। ही वॉज रिपोर्टिंग इन अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स और तालिबान के बीच में जो क्लैश चल रहा था, तो उसमें उनको इंजरी हुई और उनका निधन हो गया। ये एक बहुत ही दुखद बात है। डिफेंस मिनिस्टर इंटरेक्शन करने वाले हैं 3 रिकॉग्नाइज्ड डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस के साथ। फिर उमंग ऐप जो हैं, अब आप उसमें मैप सर्विसेज भी इस्तेमाल कर पाएंगे। 6 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब एक रिव्यू करने वाले हैं कोविड सिचुएशन का। गुजरात में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको डेडिकेट किया देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। होम मिनिस्ट्री का कहना यह है कि कोविड के एक्टिव केसेस जो हैं वो लगातार ड्रॉप होते जा रहे हैं, रिकवरी रेट 97.3% पहुंच गया है। सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है किसान सारथी। किसान सारथी जो है, इसमें किसान जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो अपनी भाषा में, डिज़ायर्ड लैंग्वेज में, और वो भी किससे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, तो किसान उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे और जो भी उनको सलाह चाहिए, जो भी उनको ओपिनियन चाहिए, उनसे कोई एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, तो वो एक्सपर्ट हेल्प ले पाएंगे वाया दिस किसान सारथी। तो एक किसानों को एम्पावर करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार ने लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने 8 नए रूट इश्यू किए हैं, लॉन्च किए हैं, और दिस विल एरियल कनेक्टिविटी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों के लिए 8 नए रूट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, एरियल रूट्स, एयरवेज के रूट्स। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि पिछले कुछ सालों से भारत का जो फोकस है वो इस बात पर रहा है कि कॉलोनियल समय में जिन देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप बिगड़ गए थे, जो ब्रिटिश राज चल रहा था, और ब्रिटिश राज ने जिन जिन देशों के साथ रिलेशनशिप को बिगाड़े थे, तो अब उनको फिर से सॉर्ट आउट करना या फिर उनको फिर से अब रिवाइव करना जो है, रीबिल्ड करना जो है, वो डिप्लोमेसी का एक लक्ष्य रहा है। जर्मनी में बाढ़ आने की वजह से 80 लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है फ्रॉम जर्मनी। यूरोपियन यूनियन डिजीज़ एजेंसी ने यह कहा है कि कोविड के केसेस जो हैं वो 1 अगस्त से बढ़ने लगेंगे, थर्ड वेव यू कैन से। WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस ने चाइना को ये कहा है कि चाइना को ये सेकंड फेज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ट्रांसपेरेंट और कोऑपरेटिव तरीके से WHO के साथ और साइंटिस्ट के साथ काम करना होगा। और पाकिस्तान में जो चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ और उसमें बहुत सारे चीनी लोग मर गए। तो चाइना के जो प्रीमियर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि जो भी कल्प्रिट्स है इस बस अटैक के, तो आप उनको उनको पकड़िए, उनके ऊपर लीगल प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए। ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आज का है दैट इज़ स्टेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पायोनियर का आर्टिकल है। अनिल स्वरूप साहब जो पहले IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इस आर्टिकल को द पायोनियर में लिखा है। कार्ल मैक्स,
कार्ल मैक्स चाहते थे कि ये जो स्टेट है, सरकार जो है, वो धीरे धीरे सरकार जैसी चीज़ ही ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। सरकार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक स्केलेटन है सरकार का, जो उनका एक फ्रेम है, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है नौकरशाही जिसको हम कहते हैं, राइट। तो नौकरशाही जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो परमानेंटली होते हैं। अब बहुत सारे कैपिटलिस्ट जो जो देश मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे, वहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती ही गई, यानी कि नौकरशाही स्ट्रॉन्ग होती गई। कार्ल मैक्स कहते थे कि नौकरशाही या फिर इन जनरल जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, राइट, सरकार जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी चाहिए, और ये उनका एक विचारधारा थी। कैपिटलिस्ट देशों की बात करें, यूएसए जैसे कुछ देश है, वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत ही होती रही। भारत, वी ऑल नो, आज हम सब डिस्कशन कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं। आपका जो इरादा है, मेरा मानना है कि वो पवित्र हैं, वो आपको देश की सेवा करनी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी वो काम करना है, और इसमें कोई गलत काम है ही नहीं। एक बहुत ही नोबल कॉज आप सोच रहे हैं, और नोबल कॉज में कुछ देश के भले के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड, ये आपके संस्कार हैं। अब हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको यूज़ भी किया गया है, एब्यूज़ भी किया गया है, उसको परेशान भी किया गया है, उसको पैम्पर भी किया गया है, उसको कल्टीवेट भी किया गया है, और कई बार उसको फोर्स भी किया गया है कि आप ये कीजिए। गलत काम भी जो हैं वो करने के ऊपर कई बार मजबूर किया जाता है। और ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें खास करके मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, तो ब्यूरोक्रेसी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ ऑफ कोर्स करप्शन। करप्शन जो है, इसकी वजह से बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब करप्शन क्या है, कैसे होता है, भारत में आप रहते हैं, यू नो हाउ इट वर्क्स। करप्शन के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूँ, एंड आई एम, यू नो, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस लेक्चर। आप में से जो भी लोग सिंसियर कैंडिडेट हैं, जो जेन्यूनली, अपने अंदर आत्मा को पूछिए, अगर आप जेन्यूनली तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। आप ये 2 पेजेस, दिस इज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2, राइट। तो इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चंस को कहीं पर लिख लीजिए, या फिर ये दोनों पेजेस की पीडीएफ निकाल लीजिए और दोनों पेजेस की एक प्रिंट निकाल लीजिए, और इसको कहीं पर आप 1 महीने के लिए या फिर 15 दिनों के लिए आप कोई ऐसी जगह पर इसको लगा दें जो आपके कमरे, लेट्स से आपके टेबल के ऊपर, या फिर अगर आप एक दीवार के ऊपर, कहीं पर भी। और ये जो प्रश्न है उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, जो भी आपके विचार हैं वो एक डायरी में लिखते जाइए। मैं ये भी जानता हूं कि अगर इस वीडियो को 5,000 लोग देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो कंप्लीटली रिलीजियसली इस चीज़ को करेंगे। तो ये उन्हीं 10 या 15 लोगों के लिए हैं जो भी इसको करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि 5,000 लोग जो हैं वो इसको करें, लेकिन अगर 10-15 जो भी जितने भी लोग करते हैं तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आप अपने आप को ट्रेन करें, आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज। मेंस एग्जामिनेशन में जो सेकंड फेज़ है उसका, यानी कि इंटरव्यू में जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो ये 10-15 दिनों की जो आपकी एक्सरसाइज है, आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे उस टाइम पर थैंक यू कहने के लिए। ट्रस्ट मी, आप इस लेक्चर को याद करेंगे, एंड मुझे याद करें ना करें, बट ये चीज़ों को याद करेंगे। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर मी, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड दिस प्रैक्टिस, कि आपने ये प्रैक्टिस की थी और इसका फ़ायदा आपको कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, इज द एंटायर ब्यूरोक्रेसी करप्ट? क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है? जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, क्या सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है? अब इसके बारे में आप सोचिए,
आप सोचिए इसके बारे में। I'll give you one example. मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि आपके कुछ कलीग्स जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं। आप रिश्वत नहीं ले रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप रिश्वत नहीं ले रहे हैं। तो क्या आप भी उसके पार्ट हैं या नहीं? आप सोचिए इसके बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर। दूसरी चीज, डज द प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेट हैव द चॉइस टू रिमेन ऑनेस्ट? क्या आपके पास चॉइस है? आप देखिए कैसे जमाने में हम जी रहे हैं कि ये एक चॉइस होती है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, मैंने तो हजारों बार ये चीज़ सुनी है कि मैं जब ये बन जाऊंगा तो मैं करप्शन नहीं करूंगा। अरे भाई, ये कोई चॉइस की बात है? आप करप्शन नहीं करेंगे। आइडियली एक देश में ऐसा होना चाहिए, आप देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो करप्शन मीन्स यहाँ पर कहाँ से आया? अगर इट्स लाइक ये देश तो हमारा ही है। इट्स लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं, आप कहेंगे व्हाट स्टूपिड थिंग, आपने अपने ही घर में चोरी करने का क्या फ़ायदा है? सेम थिंग, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो ये चॉइस वाली जो चीज़ है ये बहुत ही खतरनाक है कि आपके पास चॉइस होती है कि आपको अच्छा इंसान रहना है या फिर आप बुरा भी बन सकते हैं। अगर आपको बनना है तो भी वो चीज़ अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, अब इसके बारे में सोचिएगा, कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें आपने देखी, कहाँ कहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हैज़ द चॉइस बिकम लिमिटेड ओवर टाइम? क्या ये चॉइस जो है, चॉइस तो है, लेकिन क्या अब ये चॉइस जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इंडियन पुलिस सर्विस की या फिर स्टेट लेवल की जो पुलिस सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कई बार ये चीज़ आई एम श्योर डिस्कस की होगी कि थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। सिस्टम ऐसी है, आपको अपने जो खबरी हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको पुलिस स्टेशन चलाना है, मेहमान आते हैं, ये वो आते हैं, ये वो एक्सेट्रा खबरी के लिए। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सरकार आपको गाड़ी नहीं देती है, तो फिर आपको खुद की कार लेकर जाना पड़ता है, खुद का पेट्रोल, खुद की ये सारी चीज़ें। कहीं आपको ऐसी कोई लाश मिल जाती है जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसका अग्नि संस्कार, ये सारी चीज़ें करवाने का खर्च जो है वो भी पुलिस को उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आप अपनी सैलरी में से देंगे? नहीं। तो इसलिए करप्शन करना जो है वो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग आपको ये करना है, आई एम सेइंग कि ऐसी बातें आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी होगी या फिर की होगी। तो क्या चॉइस जो है करप्शन की वो अब लिमिटेड होती जा रही है, इन द सेंस कि आपके पास ऑप्शन अब कम है। अगर आप कोई XYZ डिपार्टमेंट में है तो आप करप्शन नहीं कर पाएंगे, अगर आप इस डिपार्टमेंट में है तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपका बॉस आपको कहीं किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज़, क्या ब्यूरोक्रेसी ऑनेस्ट रह सकती है? कैन द ब्यूरोक्रेसी अफोर्ड टू बी ऑनेस्ट? अगर ब्यूरोक्रेसी ऑनेस्ट रहेगी तो क्या ब्यूरोक्रेसी काम कर पाएगी? क्या वो परफॉर्म कर पाएगी? ये भी एक प्रश्न है जिसके बारे में आपको खुद सोचना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम श्योर आपको पता भी चल गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डज द पॉलिटिशियन, द प्राइम डिसीजन मेकर, वांट इंटीग्रिटी इन ब्यूरोक्रेसी? डिसीजंस कौन लेते हैं? पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स। तो क्या मिनिस्टर्स चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंटीग्रिटी वाली हो, किताबों वाली नहीं? किताबों में जो इंटीग्रिटी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GS पेपर 4, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल इंटीग्रिटी के असल जीवन में वो इंटीग्रिटी से काम करे। क्या पॉलिटिशियन ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं? फिर अगर आप ईमानदार रहते हैं तो क्या आपको कोई सज़ा मिलेगी? क्या आपको कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी? क्या आपको कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी? और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं करप्शन नहीं करूंगा, तो क्या इसका मीन्स आप करप्शन नहीं करेंगे तो क्या देश बदल जाएगा? आई एम नॉट सेइंग करप्शन कीजिए, लेकिन अगर हर कोई करप्शन कराए और आप नहीं करेंगे तो क्या देश चेंज हो जाएगा? सिर्फ आप ऑनेस्ट है उससे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी एफिशिएंट एज वेल। मैं करप्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर रोज मैं सुबह 9 बजे अपनी ऑफिस चला जाता हूं, फिर वहां पर चाय पीता हूं, बैठता हूं, गप्पे लड़ाता हूं। आई एम नॉट करप्ट, मैं कुछ करप्शन नहीं कर रहा हूं।
1-2 बजे अपना टिफ़िन खोल के खाना खा लेता हूँ, फिर 15-20 मिनट सो जाता हूँ, उठकर फिर से चाय ये वो एक्सेट्रा, थोड़ा बहुत काम किया 10-15 मिनट, और फिर 5 बजे सी यू लेटर, टाटा बाय बाय करके ऑफिस से चले गए। तो ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, इसने कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन क्या जेन्युइनली हम इसको ऑनेस्ट कहते हैं? क्या वो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है? कई ऑफिस भी ऐसी हैं जहाँ पर इतना कोई खास काम भी नहीं होता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ ऑनेस्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू बी एफिशिएंट एज वेल, यू हैव टू बी इफेक्टिव एज वेल। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं करप्शन की। देखिए, करप्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में करप्शन आ गया। ब्रिटिश एरा में भी करप्शन था, मुग़ल सल्तनत में भी करप्शन था, उससे पहले भी अगर आप चले जाए, ह्यूमन इतिहास में आप चले जाए, जब से ह्यूमन सोसाइटीज़ में रहने लगे हैं तब से करप्शन तो है ही। एक समय ऐसा था जब राजा महाराजाओं के टाइम पर नजराना दिया जाता था। नजराना यानी कि राजा को आपने देखा और आप खुश हुए, और आप राजा को एक प्रकार से खुश रखने के लिए, सरकार को खुश रखने के लिए आप कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। अब ये नजराना जो है वो एक प्रकार से बन गया है जबराना। जबराना यानी कि अगर ये करना है तो भाई गिफ्ट तो देनी पड़ेगी, पैसे तो देने पड़ेंगे। ये सिचुएशन हो चुकी है। इट्स लाइक एन सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। पहले आप खुश होकर हैप्पीली, आई डोंट थिंक सो उतने खुश होंगे, बट खुशी ऐसे फेक स्माइल या फिर ऐसा करके लोग जो हैं वो नजराना देते होंगे। और फिर एक ऐसा समय आया जब नजराना जो है वो जबराना में कन्वर्ट हो गया कि अब सरकार आपसे, या फिर ये जो सरकारी लोग हैं वो, अगर आप मुसीबत में हैं तो फिर आपको नोच लेंगे, लाइक हाइनास, दे विल बाइट यू एंड ग्रैब मीट आउट ऑफ यू। दूसरा जो एक डेंजरस डेवलपमेंट हमारे देश में, हमारे समाज में हुआ है, दैट इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन। करप्शन को अब हम एक्सेप्ट करने लगे हैं, और जब एक्सेप्ट हम करते हैं किसी चीज़ को, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल लेवल पर वी आर ओके विथ इट, हम उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स की बात करें तो धीरे धीरे, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर जो पॉलिटिशियंस थे तो उनके स्टैंडर्ड्स कुछ अलग थे। वो आज़ादी की लड़ाई में थे, उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को देखा, तो करप्शन और ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो जेन्युइनली देश की सेवा करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, जो क्रिमिनल्स थे उनसे दूर रहते थे, मीन्स क्रिमिनल के साथ उठना बैठना ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव मानी जाती थी। तो क्रिमिनल्स जो हैं वो एक सेफ डिस्टेंस पर रहते थे, पॉलिटिशियन एक अलग जगह पर रहते थे। पोस्ट नेहरू एरा की बात करें तो उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में एक साँठ-गाँठ होने लगी। पॉलिटिशियंस का ऐसे कोई काम जो थे वो खुद नहीं कर पाते थे, तो फिर वो क्रिमिनल्स के माध्यम से करवाते थे, और फिर धीरे धीरे क्रिमिनल्स को पता चलने लगा कि भाई अब हम ही अगर इतने ताकतवर हैं तो फिर हम ही इलेक्शन क्यों ना लड़े। तो बिहार में ये ट्रेंड की शुरुआत हुई, और अब पूरे देश में ये ट्रेंड चल रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग बिहार एट ऑल, आई लव बिहार, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बिहार के पॉलिटिक्स में इसकी शुरुआत हुई। जो गुंडा राज हैं, जो ऐसे गुंडे लोग थे, क्रिमिनल्स जो थे, वो इलेक्शंस में खड़े होने लगे, फिर जीतने लगे, मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जीतने लगे, और फिर पूरे देश में इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए आप देखेंगे हमारे पार्लियामेंट के आंकड़े, हम आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के आंकड़े, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो हमारे एमएलए और एमपीज़ हैं। तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये क्रिमिनल्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस बन गए। और सबसे जो ख़राब चीज़ अगर हुई है तो वो ये हुआ कि ये क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बने, और अब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बनने लगे। और जब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, यानी कि डायरेक्टली वो ब्यूरोक्रेसी के बॉस हो गए, ब्यूरोक्रेसी को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद करप्शन जो है वो बढ़ता गया। ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनली और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन जो है वो बहुत ही डीप रूटेड हो गया। तो ये कोएलिशन जो है ये सबसे ख़तरनाक कोएलिशन है। और अगर आप पॉलिटिशियन का मानते नहीं है तो यू नो वेरी वेल क्या होगा, आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र, आपकी जगह पर कोई ऐसे करप्ट व्यक्ति को रखा जाएगा, आपको बेसिकली ह्यूमिलिएट किया जाएगा। आपने वर्दी पहनी है तो भी आप समझ लीजिए साइकोलॉजिकली आपके कपड़े उतारे जाएंगे, आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे। आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपको फील कराएंगे कि यू आर नथिंग। अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आप एक स्टैंड लेते हैं तो। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। अब आप डरते हैं नहीं डरते हैं, आई विल लीव इट ऑन यू, बट ऐसा होता है। और ऐसे भी लोग हैं,
ट्रस्ट में ऐसे भी आईएएस आईपीएस और अलग अलग ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो वो नहीं करेंगे। वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने डरा भी दिया है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, कि वो कह देंगे कि भाई वो नहीं मानेंगे, आप छोड़िए वो चीज़, उस चीज़ को भूल जाइए, इनका ट्रांसफ़र भी करेंगे कुछ नहीं होगा तो लेट हिम, उनको छोड़ दीजिए। तो ऐसे भी लोग हैं। बहुत सारे अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में दूसरी कोई इंडस्ट्री तो इतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन कहते हैं कि ट्रांसफ़र इंडस्ट्री काफ़ी फली फूली है, क्योंकि अब ऐसा मीन्स ये जो पॉलिटिशियंस, ये जो करप्ट या फिर क्रिमिनल्स जो हैं वो डिसीजन मेकर्स बन गए, तो फिर उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हर चीज़, हर डिसीजन के ऊपर उनकी एक प्राइस होती है। उन्होंने कोई कुछ भी चीज़ होती है आपके देश में या फिर आपके राज्य में, तो कहीं ना कहीं उनकी एक कट होती है, उनका कमीशन होता है, उनका एक शेयर होता है। तो ट्रांसफ़र में भी ऐसा होने लगा। अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स थे, जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट थे, तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में डाल दिया और जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ पर उनके पपेट्स को, उन्होंने उनकी कठपुतलियों को बिठा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर क्रिमिनल्स और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से ही हुआ है, ब्यूरोक्रेसी ने भी कहीं ना कहीं उनका साथ दिया, इसी की वजह से ये सिचुएशन हुई है। इस आर्टिकल में जो स्वरूप साहब हैं वो कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स को कुछ कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है ऑनेस्ट, ईमानदार, एफिशिएंट, फिर नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल यानी कि वो आपकी बात मीन्स आप उनको डराने की कोशिश करेंगे या फिर गलत चीज़ करने की कोशिश करेंगे, उनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो ऐसे। फिर डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, इनएफिशिएंट, किसी काम के नहीं ऐसे, और प्लायबल यानी कि आप अगर उनको थोड़ा पुश करें तो वो फिर आपकी बात को मान जाएंगे, ऐसे लोग। अब यहाँ पर भी एक चीज़ हमें समझनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट भी है, एफिशिएंट भी है और नॉन प्लायबल है, ये एक बहुत ही रेयर ऑक्यूरेंस है। ये ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं लेकिन बहुत कम। आजकल पता है किस चीज़ का ज़माना चल रहा है? आजकल एफिशिएंट जो ऑफिसर हैं वो काम भी कर लेगा लेकिन वो प्लायबल और डिसऑनेस्ट भी है। समझ में आया? आपके एरिया में बड़े बड़े ऐसे कुछ ऑफिसर्स होंगे जो करप्शन करते हैं, हर किसी को पता है ये करप्शन करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो करप्शन करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो करप्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लेट्स से लड़की की छेड़खानी की, तो ऐसी चीज़ों में वो पैसा नहीं लेंगे, ऐसी चीज़ों में वो केस ही करेंगे, ऐसी चीज़ों में वो उस क्रिमिनल को मारेंगे भी बहुत। लेकिन अगर किसी जगह पर इलीगल पार्टी चल रही है, कोई शराब वराब पी रहा है इलीगल जगह पर, राइट, या फिर जिस स्टेट में ड्राई स्टेट है, तो वहाँ पर अगर रेड हो गई तो फिर अगर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, किसी ने कंप्लेन नहीं की और ऑल ऑफ द सडन उनके हाथ में ऐसी कोई लीड मिली है और ऐसा कोई इवेंट या फिर ऐसा कोई उनको व्हाट इज अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई कि कोई शराब पी रहा है और अचानक पुलिस ने देख लिया लेट्स से, तो फिर हो सकता है कि उनसे सिर्फ पैसे लेकर थोड़ा बहुत उनको डांट कर उनको बताया जाए कि आप घर चले जाइए और कुछ पैसे उनसे ले लिए। जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स, ये रियल लाइफ ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। कई जगह पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो टेंडर पास करने के लिए, मीन्स आपको टेंडर मिल जाए, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसके लिए वो पैसे लेंगे, लेकिन अगर आप गलत सीमेंट और उस कंस्ट्रक्शन को वीक बनाते हैं तो फिर वो पैसे नहीं, उस चीज़ के पैसे नहीं लेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देने के पैसे लेंगे वो। तो ये चीज़ें हैं कि एफिशिएंट है, थोड़ा बहुत अपना काम भी कर लेते हैं, लेकिन डिसऑनेस्ट और प्लायबल भी है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन आजकल बन चुका है। करप्ट ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नेक्सस जो है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है पूरी सिस्टम के लिए। और ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो काफ़ी, उनको ट्रांसफ़र और ये सारी तकलीफ, उनका करियर जो है वो इतना हाई लेवल पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो करप्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए सिर्फ जीवन में खुशी और हैप्पीनेस ही है, नो। आजकल मीडिया, लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और इस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, उनके रंगे हाथ पकड़ा जाता है और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो आज जेल के पीछे हैं।
तो हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो ऑनेस्ट तो हो ही, लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी से कुछ नहीं होगा। ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो एफिशिएंट हो, जो पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको डिलीवर कर सकें। और ये हो सकता है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल लोग भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। तो ये डिस्कशन, एक पूरी डिस्कशन थी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। जो 7 प्रश्न थे उसके बारे में ज़रूर सोचें। ओवरड्यू रिव्यू, गोइंग टू बी बिट क्विक हियर। सेक्शन 124A, जो सेडिशन यानी कि देशद्रोह किया है, आपने देश के खिलाफ कुछ किया है, तो ये जो एक लॉ है हमारे देश में सेडिशन का, सेक्शन 124A, तो इसको कई बार मिसयूज़ किया जाता है। और हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने भी कहा है कि ये कॉलोनियल एरा का टाइम का जो लॉ था, गांधी जी के ऊपर लगाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ये लॉ लगाया गया था और उनको जेल में भेजा गया था। तो क्या ऐसे लॉ की आवश्यकता आज हमारे देश में है? द आंसर इज़ नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर ये जो सेडिशन का लॉ है, ये अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई उनकी निंदा कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो फिर उनको जेल में भेजा जाता है। या फिर कोई ऐसे ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर हैं, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर इसको लगाया जाता है। और कई बार दूसरे पॉलिटिशियंस के ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेडिशन लॉ के बारे में ये कहा था कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से जेन्युइनली हमें वायलेंस और ये सारी चीज़ें देखने को मिले, तो फिर इसको लगाया जाता है। लेकिन 62 से आज तक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी एक्सपांड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्सपांड किया है। और 2016 में तो गवर्नमेंट ने खुद ने पार्लियामेंट में कहा था कि सेडिशन जो लॉ हैं ये बहुत ही वाइड हैं, इतना वाइड है कि टेक्निकली कुछ भी चीज़ जो है वो आपने कुछ ट्वीट किया कि मेरी सड़कें साफ़ नहीं है, तो अगर सरकार चाहे तो आपको इसमें भी जेल में भेज सकती है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब वक्त आ चुका है कि हम सेडिशन का ये जो लॉ है उसको ड्रॉप कर दें। लास्ट वन इज़ अबाउट ड्रोन्स। हाल ही में जो जम्मू एयरबेस पर ड्रोन का अटैक हुआ, तो लग रहा था कि सरकार जो है वो नई ड्रोन की पॉलिसी लेकर आएगी और ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट होगी, बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी। इसमें ड्रोन्स जो हैं उनकी विंग्स जो हैं उनको क्लिप किया जाएगा, यानी कि ड्रोन्स को उड़ाने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नया ड्राफ्ट रूल आया है ये काफ़ी लिबरल और फॉरवर्ड लुकिंग है। ड्रोन्स जो होते हैं उनकी वेट के हिसाब से उनके पास एक यूनिक आईडी नंबर होता है और ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में से क्रिएट किया जाता है। एयर स्पेस जो है उसको अलग अलग कलर कोड्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम उन सारी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते हैं, लेकिन एक हाइट के ऊपर अगर आपको उड़ना है या फिर आपके ड्रोन को उड़ाना है तो फिर आपको परमिशन चाहिए और रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है, जियो फेंसिंग की जा सकती है। कि एक फेंस मीन्स जियो फेंसिंग से ये होता है कि आपका ड्रोन को अगर इस सर्कल में उड़ने की परमिशन है तो इसके बाहर वो नहीं निकल पाएगा। बिजनेसेस के लिए अच्छी बात ये ड्राफ्ट में ये दिख रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सरकार ने बताई है और ब्लैंकेट बैन नहीं रखा है, क्योंकि ब्लैंकेट बैन इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक जगह पर अटैक हुआ और हम पूरे देश में ब्लैंकेट बैन कर दे, इट्स नॉट गुड थिंग। दूसरी चीज़, हमने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में देखा है कि कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं लोन वुल्फ। तो ऐसे लोन वुल्फ जो हैं गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैफिक वाले एरिया में लोगों के साथ एक गाड़ी चला देते हैं और उनको कुचलने की कोशिश करते हैं, कुचल देते हैं और फिर उतर कर जितने लोगों को मार सके उतने लोगों को मार कर फिर खुद जो हैं वो मर जाते हैं। तो क्या ऐसे अटैक्स की वजह से हम कार यूज़ करना बंद कर देंगे? नो। व्हाट वी नीड इज़ कार का जैसे पॉजिटिव इस्तेमाल है वैसे ही ड्रोन जो है वो एक न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है, एक न्यूट्रल टूल है। आप इसका इस्तेमाल फार्मिंग, माइनिंग, रिलीफ ऑपरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, पैकेट डिलीवरीज, रिसर्च और बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इसका यूज़ ना हो, इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि एक ड्रोन जो है, एक ड्रोन अगर जो पैदा हो रहा है या फिर यूज़ किया जा रहा है तो वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी के कोई भी इलीगल ऐसा ड्रोन जो है वो आसमान में उड़ ना सके, उसकी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और तब वो दिशा में आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे देश में ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो फले फूले। आप ऐसे ही हवा में कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकते। जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो वो तब पता चलेगा जब ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सरकार ने एक राइट डिसीजन लिया है। कॉम्बैट ड्रोन्स की बात करें तो कॉम्बैट, ये नॉर्मल ड्रोन्स
की बात, ज़्यादातर जो अभी हमने बात की वो नॉर्मल ड्रोन्स की बात थी। कॉम्बैट ड्रोन्स में भी हम पीछे हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी नीड टू अपग्रेड, वी नीड टू अप आवर गेम इन इन कॉम्बैट ड्रोन्स एज वेल, और हम कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इलीगल ड्रोन्स उड़ रहे हैं तो उनकी टेक्निक्स होती हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल में आप उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर देंगे, उस ड्रोन को ड्रॉप कर देंगे, वो हवा में उड़ना बंद हो जाएगा और वो धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा। और हार्ड किल में मिसाइल लॉन्च कर देना, या फिर दूसरा कोई ड्रोन उसको शूट कर दे, या फिर लेज़र से आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो ऐसी भी चीज़ हो सकती है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये है जो मैंने कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर, आपके लिए एक नया प्रश्न है। कल डियर फ्रेंड्स संडे है, तो कल लेक्चर नहीं होगा ना, वी विल डायरेक्टली मीट यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।